नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार विधानसभा 2024 के मतदान समाप्त हो चुके हैं और चुनाव समाप्त होते ही देश के लगभग सभी बड़े मीडिया हाउसेस और सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं। और इन एग्जिट पोल्स में एक खास बात है, एक कॉमन बात है। ये सभी एक तरफ से एनडीए को क्लियर बहुमत दे रहे हैं और अगर इनको सही माने तो इसका मतलब ये है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन एग्जिट पोल्स को सही माना जा सकता है? क्या ये इतने साइंटिफिक या इतने एक्यूरेट या इतने सही हैं? या सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या ये इतने निष्पक्ष हैं कि आप इन पे भरोसा कर सकते हैं? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिहार का जो अपना चुनावी इतिहास है, वो कई बार एग्जिट पोल और जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच दिखा चुका है। आप पिछला ही चुनाव ले लीजिए 2020 का, जहां पे लगभग सारे पोल्स महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन परिणाम एनडीए के पक्ष में आया था। और यही रीजन है कि आज बिहार में या पूरे देश में इनकी कोई खास क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। पर टू बी ऑनेस्ट, इनको अपनी क्रेडिबिलिटी की कोई खास चिंता भी नहीं है। इनका मकसद है एक नैरेटिव सेट करने का, जो इन पोल्स के माध्यम से पब्लिक के दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है। और वो नैरेटिव ये है कि भैया एनडीए की सरकार बन रही है। तो आइए अब जरा एग्जिट पोल के जो रुझान है उन पे भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, ज़्यादातर एग्जिट पोल्स जो हैं वो एनडीए को 145 से 165 सीटों के बीच में रख रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जो मैजिक फिगर है 122 का, जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा है। वहीं महागठबंधन को 70 से 105 सीटों के बीच में दिखाया जा रहा है। और अगर हम इन सारे पोल्स का, जितने पोल्स अभी तक आए हैं, उनका औसत निकालें तो एनडीए को करीब 150 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन 90 के आसपास सिमटता दिख रहा है। और अगर ये रुझान सही साबित होते हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल अपील है और जो सेंट्रल स्कीमें हैं, जो पैसे बांटे गए हैं, उनका असर अब भी बरकरार है। और बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है, तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ के बावजूद वोटिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये जो एक तरफा रुझान है ना, ये कई लोगों के मन में खटक रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक साथ सारे पोल्स एक तरीके का ही रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं? ये कोइंसिडेंट से ज़्यादा मैनेजमेंट की ओर इशारा कर रहा है। और इसके अलावा भी बिहार का जो 2020 का चुनाव है, वो एक केस स्टडी है कि कैसे एग्जिट पोल पूरी तरीके से आपको मिसलीड कर सकते हैं। 2020 में मीडिया पोल्स में महागठबंधन के लिए मेगा प्रेडिक्शन की गई थी। कई बड़े पोल्स ने महागठबंधन को 140 से 160 सीटों तक दी थी और एनडीए को 90 से 110 सीटों के बीच में सिमटा दिया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो जमीन आसमान का फर्क था। एनडीए, जिसको एग्जिट पोल ने हारा हुआ दिखाया, 125 सीटों के साथ जीत गई, सरकार बना लिया। और महागठबंधन, जिसे विजेता बताया गया था, 110 सीटों पर जाके रुक गई। और ये डेटा सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि पोल्स गलत थे, ये बता रहा है कि बिहार का चुनावी सर्वेक्षण करना बाकी जगहों के कन्वेंशनल मेथड से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनका सैंपल साइज हो या इनको करने का मेथड जो है, उसमें कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल्स में काफ़ी ज़्यादा लैप्स, काफ़ी ज़्यादा चूक हो जाती है। ये 2020 का इतिहास ही है जो 2025 के इन एक तरफा एग्जिट पोल को किसी को भी सीरियसली लेने ही नहीं दे रहा है। और इस बार बिहार में जो एक बड़ा फैक्टर था रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग का, ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन पे उसका सारा फायदा एनडीए को ही मिला है। जबकि पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी ये है कि जब भी चुनाव में मतदाता बड़ी संख्या में, विशेष तौर पे युवा या जो नॉन ट्रेडिशनल वोटर हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो ये सत्ता परिवर्तन या एंटी इनकम्बेंसी का संकेत होता है। और अगर मुद्दों की बात करें कि किन मुद्दों पे इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, तो देखिए, जातिगत समीकरण अपनी जगह मौजूद है। जाति बिहार में कहीं जाती नहीं है, लेकिन इसके अलावा पलायन का मुद्दा हुआ, नौकरी का मुद्दा हुआ और कुछ क्षेत्रों में नीतीश कुमार को हटाने का एक एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर था। इसके अलावा कई जगह पे उनके लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति भी है। जब से ये खबर आ रही है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, तो जो उनके कोर वोटर हैं वो सहानुभूति में भी कुछ ज़्यादा ही वोट करने बाहर आ रहे हैं। तो अलग अलग थ्योरी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा की थी, उससे भी लोगों में बहुत इंपैक्ट हुआ है। भले ही वो कांग्रेस को वोट ना दें, लेकिन लोग अपने वोट को लेकर काफ़ी जागरूक हुए हैं कि उनका वोट कटना नहीं चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एक तरफा वोटिंग हुई है, 70% तक वोटिंग का रिकॉर्ड सामने आ रहा है। और फिर एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो इस समय वोटिंग के लिए मौसम है ना, वो बड़ा अनुकूल है। ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है कि लोग लाइन में ना खड़े हो पाएं, और ना ही बरसात या फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो कुल मिला जुला के इस बम्पर वोटिंग के बहुत सारे रीजन है, केवल एक रीजन नहीं है। लेकिन इसका एक तरफा फायदा केवल बीजेपी को मिल रहा है, ये मानना कहीं से भी सही नहीं लग रहा। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को एग्जिट पोल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफा बम्पर जीत बीजेपी या एनडीए की दिखाई जा रही है, जो पत्रकार जमीन पे काम कर रहे हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव ने भी इस एग्जिट पोल को खारिज किया है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अगर बेईमानी नहीं हुई, ठीक है, खेल कोई नहीं किया गया, तो सरकार महागठबंधन की ही बनेगी।
और ये जो खेल वाला आरोप है, ये 2020 के टाइम पे भी लगा था। 2020 में भी जो कम मार्जिन वाली सीटें थी, वहाँ पे महागठबंधन को हरा दिया गया जानबूझ के, ऐसा आरोप भी लगाया गया था। और ये आरोप बिल्कुल निराधार नहीं थे। जैसे अगर आपको 2020 वाला नहीं याद होगा, वो पुरानी बात है, तो आप इसी चुनाव में देख लीजिए, जिस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, जिस तरीके से जगह जगह पे जहाँ पे ईवीएम रखे गए हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जा रहे हैं, पता चल रहा है, फिर लाइट कट रही है तो कोई पिकअप जा रहा है, अंदर बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, ये संदेह तो पैदा करेंगी ही। इसी तरीके से 2020 के चुनाव में भी ये आरोप लगा था कि कहीं-कहीं पे जहाँ पे महागठबंधन आगे चल रहा था, मतगणना को अचानक रोक दिया गया था। इसके अलावा जिन सीटों पे लो मार्जिन से महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे थे, वहाँ पे देर रात तक नतीजों को रोकने की कोशिश भी की गई थी। तो कुल मिला-जुला के इस खेला का आरोप 2020 में भी लगा था। और इसीलिए आने वाले 14 नवंबर को जब असली काउंटिंग शुरू होगी, तो ध्यान सबका केवल नतीजों पे नहीं होगा, बल्कि मतगणना में कितनी ट्रांसपेरेंसी, कितनी फेयरनेस रखी गई है, इस पे भी पूरे देश की नज़र रहेगी। और इस बार तो मतगणना से पहले ये जो एग्जिट पोल आया है ना, इसी को एक स्कैम के रूप में देखा जा रहा है, एक साइकोलॉजिकल वेपन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कई लोगों का मानना है। क्योंकि जिस तरीके से इतनी अलग-अलग जो एजेंसियाँ हैं और इनके अपने अलग-अलग मेथड होंगे एग्जिट पोल करने के, उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये अननेचुरल तरीके से एनडीए को एक तरफा बहुमत दे रहे हैं। देखिए होता क्या है कि एग्जिट पोल का मकसद केवल वोटर्स को नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी से लेके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, सबको प्रभावित करना होता है। और इस तरीके से एक तरफा रुझान जीतने वाली पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाता है, एटमॉस्फेयर तैयार करता है। और इसका असर दरअसल शेयर मार्केट पे भी बहुत बड़ा पड़ता है। और कई बार केवल फाइनेंशियल गेन के लिए भी इस तरीके के एग्जिट पोल को मैनिपुलेट करके एक तरफा बनाया जाता है। अलग अलग सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स में, कहीं सोशल मीडिया पे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं ये जो ओपिनियन पोल आ रहा है, जो एग्जिट पोल आ रहा है, इसकी स्क्रिप्ट पटना के उस होटल से तो नहीं आ रही है जहां अमित शाह जी ठहरे हुए हैं। खैर, अब हम थोड़ा सा रियलिटी की बात करते हैं। देखिए, अगर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और नतीजा हंग असेंबली या नेक टू नेक फाइट वाला बनता है, तो बिहार की राजनीति के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं इस समय, नीतीश कुमार, उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है, बहुत डिसाइसिव होने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में ऐसे ही पलटूराम का तमगा नहीं मिला हुआ है, और ना ही वो इंसान ऐसे ही 20 सालों से बिहार की सत्ता पे बैठा हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए एनडीए जीत जा रही है और नीतीश कुमार को चुपचाप बीजेपी सीएम बने रहने देती है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है, अमित शाह जी की जो महत्वाकांक्षा है कि हम बिहार में अपना सीएम बनाएंगे, ऐसा कुछ करने का चक्कर होता है, तो फिर नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर भी जा सकते हैं। उधर भी रास्ते धीरे धीरे बनते दिख रहे हैं। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि अगर आप महागठबंधन की ओर देखते हैं, तो जो छोटी पार्टियां हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो कांग्रेस है और आरजेडी है, ये दूसरे पाले में जाने वाले नहीं है। लेकिन वहीं जब आप एनडीए को देखते हैं, उसमें बीजेपी है और जेडीयू है, तो जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो किस पाले में रहेगी, ये डिपेंड करता है कि सीटें कितनी आ रही हैं, मुख्यमंत्री कौन बनता है। तो कुल मिला जुला के जो खेला होना है, वो एनडीए के खेमे से ही इधर उधर होके होना है। और दोस्तों, एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल चले गए, उनको जो नैरेटिव सेट करना था, जितना उनसे हो सका वो बेचारे किए हैं। उन्होंने एक ट्रेंड दिखाया जिसको आप खारिज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2020 का ठोस इतिहास है और तेजस्वी यादव का गंभीर आरोप है कि जिस तरीके से खेला हुआ है। लेकिन हमें याद ये रखना है कि लोकतंत्र में एग्जिट पोल माहौल बना सकते हैं, लेकिन असली फैसला इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची से होता है। और असली रिजल्ट क्या है, ये तो हमें 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जब इतनी सारी मीडिया हाउसेस अपने अपने एग्जिट पोल सामने रख रही हैं, तो आपसे भी मेरा सवाल है कि आपको क्या लग रहा है कि 14 नवंबर को किसकी सरकार बन रही है, किसे सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।